बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का किया ऐलान। राजनाथ सिंह को राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर का नाम, तो छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल को मिली जिम्मेदारी। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। दुनिया भर के निवेशकों का जताया आभार। बोले, देवभूमि में देवत्व और विकास दोनों का अनुभव। सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द। एथिक्स कमेटी ने की थी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को किया गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व एमएलए के घर पर की थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश सरकार का सड़क सुरक्षा के लिए अहम कदम। वाहनों के साथ ड्राइवरों का भी होगा फिटनेस टेस्ट। 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश के ड्राइवर आलोक सिंह को 40,000 की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भूवैज्ञानिक अजय सिंह ने ठेकेदार को कार्रवाई करने की धमकी दी थी और ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड की। उन्होंने बताया कि जिसका सत्यापन कल करवाया गया था और जिसके सत्यापन के दौरान 50,000 रुपए देने को राजी हुआ था, जिस पर आज भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश का ड्राइवर राशि लेने पहुंचा, जिसको एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। अजय सिंह एक भूवैज्ञानिक है जिसके पास 5 जिलों का चार्ज है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा। ये अवैध बजरी खनन व अन्य के खिलाफ कार्रवाई करता है, किंतु एक सिविल ठेकेदार द्वारा जिसकी रॉयल्टी की बजरी वहाँ मौके पर पड़ी हुई थी, इसने ये कह करके कार्रवाई कर दूंगा धमकी दे करके उससे 1 लाख रुपए मांगे, जिसका कल सत्यापन करवाया गया रात को। और सत्यापन करवाने जाने पे लास्ट में 50,000 रुपये लेने पे सहमत हुआ। उसको आज सुबह उसके ड्राइवर ने पैसे लेने के लिए भेजा, तो ड्राइवर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो बना लगने से फरार हो गया। कल उसने कहा था ये ड्राइवर कल पैसे लेने इसी को भेजूंगा। दूदू से बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम रखा और जैसे ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। और वहीं विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूरे मंडल का आभार व्यक्त करते हुए सभी का मुंह मीठा करवाया और अपने वादा करने का आश्वासन भी दिया। अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित एक होटल में कार्यरत सेल्समैन 9.82 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। होटल मैनेजर ने बताया कि आरोपी सेल्समैन 4 साल से होटल में कार्यरत कर रहा था। उसने कई शादी और ऑर्डर बुक कर लिए थे और ग्राहकों से पता चला कि सेल्समैन ने उनसे पहले ही एडवांस पैसे ले रखे थे। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री विकास कुमार यादव, मैनेजर होटल लेमन डे मोती डूंगरी ने थाना रालीहार पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इसके होटल में सेल्समैन के पद पर कार्यरत सन्नी महाजन, पुत्र विमल महाजन काम करता था, जो ग्राहकों से अग्रिम राशि का भुगतान प्राप्त किया था, करीब 9,82,000 रुपए। वो लेकर फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कस्बे के भूमाफिया मठ मोहल्ले में चोरों ने बीती रात 2 अलग-अलग मकानों से 3 बाइकों को चोरी किया है। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर बाइकों की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। कस्बे में बाइक चोरियों की वारदात के बाद पुलिस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। हमारी गाड़ी दोनों तीनों गाड़ी लॉक करी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, फिर हरी गाड़ी को हटा के ले गए और लाल कलर की गाड़ी को
और काली कलर की गाड़ी को निकाल के लगे, ये नहीं पता रात ही 2 बजे से रखी थी गाड़ी। जी 2 मोटरसाइकिल गई यहाँ से चोरी, एक लाल कलर की, एक काले कलर की। पुलिस में हम थाने में गए थे, तो थाने में लोग 11 बजे रिपोर्ट लेंगे, अभी फिलहाल में लेंगे नहीं रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद कच्छ हाईवे पर 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें, हलवावत तालुका के कोलासन गांव के परिवार के सदस्य शादी समारोह से लौट रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। खबर पंजाब के संगरूर जिले से है, जहां जिला प्रशासन की तरफ से एक 5 किलोमीटर की मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। इस मैराथन को संगरूर के डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल और एसएसपी सरताज चहल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में भारी संख्या में नौजवानों ने भाग लिया। डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने कहा कि हमारी तरफ से इस मैराथन का आयोजन करवाया गया है और इसका मुख्य कारण नौजवानों को नशों से दूर रखना और खेलों की तरफ प्रेरित करना है। मैराथन में नौजवानों की गिनती बताती है कि वो भी नशा मुक्त पंजाब चाहते हैं। जी ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਕਾਥਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਕਾਥਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਾਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਘਾਪਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਰੀਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। शो 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। शो का उद्घाटन सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर डीआर कार्तिकेयन, रैपिड मेट्रो कॉरिडोर के सुरक्षा सलाहकार एमएस उपाध्याय ने किया। साथ ही दिल्ली के कई नामचीन दिग्गज भी शामिल रहे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आर साथिया सुंदरम, ट्रैफिक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने होमलैंड और इंडस्ट्री सुरक्षा को लेकर बातचीत की। That is why the invention, new machines, new equipment to deal with increasing challenges. So for example, all the streets are covered with CCTV, more security. Girls can walk midnight also safely. You can't put policemen everywhere. So the CCTV everywhere means less policemen, more security. That is the purpose, And they make the investigation easier also because you know who is going, which car is going, car number, everything. Today, all car numbers can be recorded and kept. एक्चुअली सिनारियो चेंज हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो सिनारियो चेंज हो रहा है। अभी अभी आपने सुना जो 2 पैनल में हमारे मिस्टर आदित्य खेमका जी और मिस्टर आशीष ठाकुर जी थे। अब ये मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दे आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आप चाहे बेस्ट वीडियो सर्वेलेंस कैमरा ले लें, चाहे बेस्ट एक्सेस कंट्रोल ले लें, बैगेज स्कैनर्स हैं, जो भी चीज़ें सिक्योरिटी इंडस्ट्री में चाहिए होती है। आज से शायद 10 साल पहले बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती थी, बट अब धीरे धीरे एवरीथिंग इज़ कम टू इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। कुछ कंपोनेंट जैसा उन्होंने बोला शायद बाहर से आते होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैज़ नाउ स्टार्टेड हैपनिंग।
जनपद एटा के अलीगंज कस्बे में चोरों ने एक डाकघर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए चुराकर फरार हो गए। डाक विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अलीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। क्षेत्र अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि डाकघर में चोरी की वारदात होने की सूचना मिली थी। डाक विभाग द्वारा चोरी की गई धनराशि नहीं बताई गई है। फिलहाल तहरीर के आधार पर पूरी कार्रवाई करके मामले में जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आज सुबह सूचना मिली कि पोस्ट ऑफिस घर में चोरी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाकर घटना के प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी तरह की धनराशि के बारे में बताया नहीं गया है। अभिलेखों को देख के धनराशि के बारे में इसको बताया जाएगा। नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी उन लोग बताएंगे। अभी अभिलेख देखकर उन लोग बताएंगे कितनी धनराशि हुई। में कोतवाली चंदपा क्षेत्र के साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल में बच्चों के राम राम कहने पर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा रोक लगाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब अभिभावक शिकायत करने गए तो उन्होंने स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने का प्रबंधन भी दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि माथे पर तिलक लगाने से भी रोक लगा दी है। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है और यहाँ इस तरह का तो कोई ऐसी बात है नहीं हमारे संज्ञान में। पूर्व में भी सब बच्चों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया है और जिसके चलते अभिभावकों ने अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लिया है। ये भी प्रकरण पहले सामने आया हुआ है। नहीं, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद प्रकरण है। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके अभिभावकों के बयान है अपने पास में, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हम लोग अलीगढ़ से टीचर्स को बुला करके लाते हैं और आप ये पूरा माहौल राम राम बोल के स्कूल का खराब करते हैं। उनके बयान इस तरह के आपके दर्ज है। नहीं, गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या माहौल है इस समय स्कूल में? माहौल पढ़ाई का माहौल है। आप देख सकते हैं सब बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लासेस कैमरा देखिए, लगाइए, सारे क्लासेस में पढ़ाई चल रही है। और नहीं, पढ़ाई चल रही है, लेकिन जैसे कि जो राम राम और अस्सलाम वालेकुम का जो मामला है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमें बिल्कुल इस बात का संज्ञान नहीं। क्या हिंदू बच्चों को राम राम बोलने की पूरी आज़ादी है? बोलने दीजिए, आप बीच में सवाल मत करिए। एक सवाल किया, उसका जवाब देने दीजिए। ठीक है, ये जो बात है, जो आप बात सवाल कर रहे हैं, आप एक सवाल की दो सवाल कर रहे हैं। एक हिजाब की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। पहले जिसलिए आप यहाँ पे आए हैं, राम राम, और मैं भी आपको राम राम कर रहा हूँ। राम राम बिल्कुल बोलिए, आप जवाब दीजिए। नहीं, बच्चों की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ ऐसा कुछ क्या नहीं। आप, मेरा सीधा जवाब है, क्या बच्चों को आपके इस विद्यालय में, हिंदू बच्चों को राम राम बोलने की आज़ादी है या नहीं? सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भारत संकल्प यात्रा में विधायक दूड़ाराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया। साथ ही अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। सारे भारत में और सारे हरियाणा में लोग की ये विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उसी बात को लेकर आज हम ये इस गांव में, बरसीन गांव में विकसित संकल्प यात्रा यहाँ पहुँचे और सारे 9 साल के अरसे में देश के प्रधानमंत्री जी का, 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, चाहे जिले की बात, स्टेट की बात करिए, चाहे देश की, जिले की, चाहे अपने हल्के की, चाहे इसका जो हुआ क्या इस 9 साल के अरसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विकास के हिसाब से और दूसरी बात जो समस्या दूर की, वो बातें आज सारी बताने के लिए, दिखाने के लिए हम 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मणिपुर में हुए चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में बाजी मार ली है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को हराकर सत्ता पर काबिज हुई, तो मणिपुर में रीजनल पार्टी जेडपीएम ने जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस अपनी हार के कारणों पर मंथन करने की बजाय नॉर्थ बनाम साउथ की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
भाजपा तेलंगाना में चुनाव हार गई, लेकिन भाजपा की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। जहां बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीत पाई, वहीं इस बार के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 9 सीटें हासिल की है। 39 साल पहले 1984 के आम चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन आज वो दौर है जब भाजपा और एनडीए देश के 17 राज्यों में सरकार है। वहीं तेलंगाना में भी भाजपा ने अब की बार अपनी सीटों में बढ़ोतरी की है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस देश के 3 राज्यों में ही सिमट कर रह गई, जिनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार पर मंथन करने के बजाय उत्तर बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां डीएमके को गौमूत्र राज्य वाले बयान पर माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान सेंथिल कुमार ने कहा कि इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत बस इतनी है कि मुख्य तौर पर हिंदी पट्टी, जिसे आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं, वही जीत सकती है। हालांकि इसके बाद सेंथिल कुमार ने एक्स पर प्रार्थनामा पोस्ट किया और लिखा कि उनकी टिप्पणी अनजाने में की गई थी। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि उत्तर भारतीय मित्रों को पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट बनाने वाला बोलने के बाद अब इंडिया अलायंस के घटक डीएमके के सांसद गौमूत्र को लेकर मजाक कर रही हैं। अब सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा थमा भी नहीं था कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक विवादित बयान दे दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका डीएनए तेलंगाना वाला है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। रेड्डी का कहना था कि उनका डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह उत्तर भारतीयों का अपमान है। इंडिया गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हकीकत क्या है? आखिर बीजेपी दक्षिण भारत में पैठ क्यों नहीं बना पा रही? लेकिन कांग्रेस भी केवल 2 कर्नाटक और तेलंगाना में ही सरकार है। इसका सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, क्योंकि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला रहता है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की सरकार, केरल में सीपीएम सत्ता पर काबिज है, तो पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार है। दरअसल दक्षिण भारत में भाषा को लेकर एकजुटता और लंबे समय से चले आंदोलनों के कारण उत्तर भारत के मुद्दे दक्षिण भारत में कारगर नहीं है। तमिलनाडु में 1960 के दशक में हिंदी थोपे जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का हिंदी भाषा में अपील करना लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर भाजपा को दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत बनानी है, उत्तर भारत के मुद्दे से परे दक्षिण भारत के मुद्दों पर मंथन करना होगा। हालांकि पार्टी धीरे धीरे दक्षिण भारत में सक्रिय हो रही है। उधर कांग्रेस को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि पूरे उत्तर भारत से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सुपड़ा साफ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया था और आगे भी उठाती रहूंगी। किसी भी उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं मिला। बता दें, लोकसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले लोकसभा में 12 बजे एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर 2 बजे चर्चा हुई। चर्चा के बाद स्पीकर ने वोटिंग करवाई और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोला जो सिर्फ प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का। महुआ मोइत्रा अब सांसद नहीं रही। उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा 15 अक्टूबर 2023 को सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही पाया। इस कारण उन्हें लोकसभा में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया, जिसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा को अधिकार नहीं है कि वे अपने किसी सदस्य की सदस्यता खत्म कर दे। बनर्जी ने कहा संविधान के अनुच्छेद 102 और संविधान की 10वीं अनुसूची में संसद सदस्यता खत्म करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। उन्होंने कहा संसदीय कानून के नियम 374 के तहत सदन अपने सदस्य को सस्पेंड कर सकता है, बर्खास्त नहीं। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स रिपोर्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, हम देखेंगे जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
इन्होंने वस्त्रहरण शुरू किया है तो अब महाभारत का रण देखिए। टीएमसी सांसद सुदीप्तो बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि वो महुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति दे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि टीएमसी की तरफ से महुआ को ही बोलने की अनुमति दी जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को दी गई रूलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब 10 सांसदों को निकाला गया तब उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि चूंकि सांसदों ने आचार समिति के सामने अपने पक्ष रख दिए और समिति ने उन्हें संसद की गरिमा गिराने का दोषी मान लिया तो उन्हें अब उनमें नैतिकता नहीं बचती है और वो लोकसभा में कुछ बोले। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि मैं इसे कैसे देखती हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी इसे उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। क्या वास्तव में निष्पक्ष रूप से संचालित किया गया है यह हमें नहीं पता, क्योंकि महिलाओं के मामले में यह सरकार वास्तव में निष्पक्ष नहीं रही है। हमने रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी है। हमारे नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है, रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और जब चर्चा होगी तब हम सभी ने अनुरोध किया है कि महुआ को खुद के लिए बोलने का मौका दिया जाना चाहिए और जो भी महसूस करती है उसे कहने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह इस मामले में सबसे प्रभावित है। अब आपको बताते हैं कैश फॉर क्वेरी मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 14 अक्टूबर वकील अनंत देहद्राई ने सीबीआई में शिकायत की। 15 अक्टूबर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से शिकायत की। 15 अक्टूबर पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया। 16 अक्टूबर आईटी मंत्री से महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी की जांच करने की मांग। 17 अक्टूबर स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को जांच सौंपी। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन हीरानंदानी से महुआ की आईडी इस्तेमाल करने की बात स्वीकारी। 21 अक्टूबर महुआ की संसद की आईडी दुबई में एक्टिव होने का आरोप। 27 अक्टूबर महुआ ने हीरानंदानी को संसद की लॉगिन आईडी देने की बात मानी। 27 अक्टूबर एथिक्स कमेटी ने महुआ को समन भेजा। 10 नवंबर एथिक्स कमेटी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। 23 नवंबर सीबीआई ने महुआ के खिलाफ जांच शुरू की। 8 दिसंबर लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हुई। बहरहाल सभी सांसदों का कहना है कि इस तरीके के मामले से लोकतंत्र और सांसदों की छवि धूमिल होती है। अब देखने वाली बात होगी कि महुआ मोइत्रा की राह में क्या और मुश्किलें आएंगी या महुआ मोइत्रा न्यायालय का रुख करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। किराए पर घर लेकर रहना हमारे देश में काम बात हो गई है। अगर आप दूसरे शहर में नौकरी या किसी अन्य कारण से शिफ्ट होते हैं तो जरूरी नहीं होता आप जाते ही खुद के मकान में रहे। महंगाई के इस दौर में ज्यादातर लोग किराए का मकान लेना पसंद करते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि सालों तक किसी के घर को किराए पर लेने के बाद लोग उसे अपना ही समझने लगते हैं, जिसे लेकर आए दिन विवाद भी होते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब विवादों के निपटारे के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले भी दिए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो कानून जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। किराए के घर में रहते हैं तो जानिए इन कानूनों को। क्या किराएदार के पास होता है कोई कानूनी अधिकार? क्या है रिलीफ एक्ट? क्या है पूना राम बनाम मोदी राम मामला? भारत में आए दिन ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं कि लंबे समय तक कोई किराएदार किसी घर में रह रहा था और आखिर में उसने घर खाली करने से मना कर दिया हो और मकान मालिक भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा अपना घर वापस लेने के लिए। ऐसे में जो पहला सवाल उठता है कि वो क्या वाकई में किराएदार के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार होता है? इसके अलावा एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले पूना राम बनाम मोदी राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो पीड़ित पक्ष बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली करवा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मकान मालिक के पास उस प्रॉपर्टी के पेपर हों और उस प्रॉपर्टी का टाइटल मकान मालिक के नाम ही हो। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर प्रॉपर्टी का टाइटल है तो फिर आप 12 साल के बाद भी अपने घर को बलपूर्वक खाली करवा सकते हैं और इसके लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं
कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी ही होगी और आप बलपूर्वक मकान खाली नहीं करवा सकते। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया है। हालांकि मोतीराम के पास प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं थे, जिसके बाद पूनाराम ने कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और मोतीराम को घर खाली करना पड़ा। इस मामले में मोतीराम ने दलील दी कि उस जमीन पर उसका 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है। लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 कहती है कि अगर जमीन पर किसी का 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोतीराम के इस दलील को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि यह कानून उन मामलों में लागू होता है जिन जमीनों का मालिक कोई नहीं है, लेकिन जिस जमीन का कोई मालिक है और उसके पास उस जमीन का टाइटल है तो उसको 12 साल बाद भी बलपूर्वक खाली करवाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।